तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमटी साइंस एक्सपेरिमेंट में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम बात करेंगे यानी कि प्रश्नावली की, जिसमें हम लोगों ने यानी कि वास्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न की और उसके बाद हम पढ़ेंगे आंखिक प्रश्न। तो आइए देखते हैं यानी कि हमारा फर्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है। तो मेरे पास यहाँ बुक है और आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट प्रश्न क्या है दीर्घोत्तरीय का। हम लिख देते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें 1 नंबर है, ठीक है। यानी वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और दर्पण कैसा रहेगा, अवतल। तो हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा, ध्रुव रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, फोकस, और यहाँ मान लेते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रहेगी, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इसको मान लेते हैं अनंत। और वस्तु कहाँ रहेगी, यहाँ कहीं हम रख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए बी, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, किरण आरेख खींचना है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे, एक समांतर किरण लेके जाएंगे मुख अक्ष के, ये क्या होती है, मुख अक्ष, ठीक है। तो मुख अक्ष के समांतर किरण लेके जाएंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर दूसरी किरण की बात करें, अगर हम दूसरी किरण यहां से लेके जाएंगे तो यहाँ फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण पर पड़ेगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब जहां ये दोनों किरणें मिलेगी वहीं वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी कि बी डैश और ए डैश। यही क्या करना था, हमको दर्शाना था, ठीक है, यानी कि किरण आरेख द्वारा। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है, तो हम फर्स्ट जो है यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी हुई है, उसका हम क्या करेंगे, किरण आरेख को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न यानी कि पी, और यहाँ है फोकस, यह है वक्रता केंद्र, और वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यहाँ क्या है, कोई वस्तु रखी हुई ए और बी, और कहता है इस किरण आरेख को क्या करें, पूरा करें। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक प्रकाश किरण लेके जाएंगे समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अगर दूसरी किरण की बात करते हैं, अगर दूसरी प्रकाश किरणें फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जब ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ मिल रही है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बी डैश ए डैश, ठीक है। और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। प्रकृति कैसी होगी, यानी कि उल्टा बनेगी, ठीक है, और वस्तु से बड़ा। यहाँ आपको दिख रहा होगा इस वस्तु से क्या है, बड़ा है। चलिए तो अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर बी। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 का बी, ठीक है। यानी कि वस्तु कहाँ रहेगी, इसको मानते वक्रता केंद्र, इसको मानते फोकस। तो वस्तु कहाँ है, वस्तु है वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो यहाँ से किरण अगर जाएगी मुख अक्ष के समांतर तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस हो जाएगी। अगर दूसरी प्रकाश किरण जाती है फोकस से होकर तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, ठीक है, बी डैश ए डैश, ठीक है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा हो गया है, तो आप सीधा से बनाएंगे स्केल से, ठीक है। हम लोग ये स्थिति पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर 3 की, ठीक है।
तो अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यानी कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी, ठीक है, काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाएं। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताना है। तो हमको बताना है कि अवतल दर्पण में यानी कि आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, यानी वस्तु कहाँ रहेगी जो उसका आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अवतल दर्पण में, ठीक है, हम क्या बना लेते हैं, ये क्या है ध्रुव, ये क्या है मुख अक्ष, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं फोकस और यहाँ मान लेते हैं वक्र केंद्र। तो हमको क्या करना है इसमें, यानी कि आभासी और आवर्धित, यानी कि आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब दिखाना है। तो हम जानते हैं कि जब अवतल दर्पण में आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु कहाँ होती है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी रख देते हैं। ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, इस वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। तो अब यहां से जब प्रकाश किरण समांतर जाएगी, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अब ये किरणें क्या हो जाएगी, यदि दर्पण पर लंबवत पड़ेगी, ठीक है, दर्पण पर क्या पड़ेगी, लंबवत, तो उसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस भी लौट जाएगी। मान लीजिए ये पड़ रही है, तो उसी से टकरा के लंबवत उसी पथ वापस लौट रही है, तो ये कहां से होकर जाएगी, तो ये जाएगी वक्ता केंद्र से, ठीक है। ये कहां से जाएगी, वक्ता केंद्र से होकर, ठीक है। तो प्रतिबिंब इधर तो देखिए कहीं बनेगा नहीं, ये किरण आरेख कहाँ कभी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो है परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या होती है, एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। अब यही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इसको मान लेते हैं ए डैश और डी डैश। यहाँ दिख रहा होगा वस्तु यहाँ छोटा दिख रहा होगा, और यहाँ प्रतिबिंब जो बना है कैसा बना है, बहुत ही बड़ा बना है। यही क्या हो गया, आवर्धित प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा। इसी कारण से इसका जो उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। जो भी आप एक लिख लें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब हमारे पास प्रश्न है 4, यानी कि 4 नंबर प्रश्न में कहता है, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का प्रास क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचना है, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की सहायता से, यानी मेरे पास जो अवतल दर्पण रहेगा, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये ध्रुव है, मुख्य अक्ष, ठीक है, और ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, और इसकी जो फोकस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकस अवतल दर्पण की सहायता से सीधा सीधा प्रतिबिंब बनने हेतु दर्पण से वस्तु दूरी का परास होना चाहिए। वक्ता केंद्र इधर कहीं होगी, और ये जो वक्ता केंद्र होगी लगभग, अगर ये फोकस 25 है तो वक्ता केंद्र की दूरी क्या होगी, 50 सेंटीमीटर, ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को हमें कहाँ रखना होगा, तो वस्तु को हमें जो है, यानी कि वस्तु वस्तु को 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 25 सेंटीमीटर है इसके भीतर रखना होगा, 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच वस्तु को 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच रखना होगा, ठीक है। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, तो यहाँ क्या लिए मान ए और बी, ठीक है। तो इसका हम पिक्चर बना लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी,
ठीक है, मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और जब ये लंबवत पड़ेगी, ठीक है, तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। उसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ये किरणें कहीं नहीं मिलेगी। और जब इस किरण को क्या करेंगे, इस यानी कि परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो किसी बिंदु पर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि ए डैश बी डैश। अब क्या करना है हमको, इसकी विशेषता को बताना है। तो जो प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा ये कैसा है, जैसा ए बी है वैसा ही दिख रहा है। यानी वस्तु वस्तु कैसी होगी, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब होगा सीधा, ठीक है, और वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा, और कैसा होगा, आभासी होगा। ये भी आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। पांचवा प्रश्न, किसी आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। किरण आरेख की सहायता से क्या करना है, स्पष्ट करना है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो हम इसमें पढ़ चुके हैं उत्तल दर्पण, यहाँ लिख लेते हैं 5वां प्रश्न उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ये क्या है, ध्रुव। यहाँ क्या होगा, फोकस, और यहाँ क्या होगा, वक्ता केंद्र। तो इसमें क्या करना है, हमको दर्शाना है कि इसमें प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को बताना है, ठीक है। तो कहीं भी हम रख लेते हैं, या तो अनंत पर रख सकते हैं या अनंत और ध्रुव के बीच रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से एक किरण अगर जाएगी ऐसे समांतर मुख अक्ष के, ये क्या है, मुख अक्ष है। जब मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी। क्या करते हैं, जब एक इस पर लंबत डाल देते हैं, अगर एक लंबत किरणें पर इस पे पड़ेगी, ठीक है, मान लेते हैं यहां से एक लंबत किरणें इस पे पड़ी, ठीक है, तो ये क्या होगी, इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, इसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। लेकिन जब इस किरण को क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये कहां से जाएगी, वक्ता के जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। और इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहां से जाती है, प्रतीत होगी, फोकस से। कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, तो फोकस से। और जहां ये मिलती हुई प्रतीत होगी, यही वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हम इसका क्या करते हैं, प्रतिबिंब की विशेषता को लिख देते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब 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 आभासी आभासी बनेगा, तथा दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। यहाँ आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताएं और अपने उत्तर का कारण देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, पहले मैं प्रश्न क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, यानी कि ठीक है, सौरभट्टी, यानी कि इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका कारण लिखना है। तो आप अपने कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसका कारण क्या करता हूँ, बोल देता हूँ, ठीक है। तो कार के हेडलाइट, तो कार के हेडलाइट में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। अब इस कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है,
तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जब प्रकाश स्रोत को फोकस पे रखा जाए तो हमें क्या होती है, समांतर प्रकाश की किरणें प्राप्त होती है, जिस कारण से कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जहां तक बात आपको समझ आ गया, इसको क्या कर लेंगे आप, नोट कर लेंगे। दूसरा है वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का एंगल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। कहने का मतलब है, जैसे अगर यहाँ मेरे पास अगर उत्तल दर्पण है, मान लेते हैं इसको, अगर ये उत्तल दर्पण है, अगर वस्तु कहाँ रहती है, यहाँ रहती है, तो मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, ये कोई क्या है, वस्तु है। तो ये क्या होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ये ऐसे करके भी वस्तु को क्या करती है, देख लेती है, यानी इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ इस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है एकदम छोटा सा, ठीक है। जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, वाहनों के साइड मिरर में क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और वह वस्तु का आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु कितना भी बड़ा हो, उसका प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा, और जितना दूरी पर रहता है वस्तु, उतनी ही दूरी पर क्या होता है, हमें प्रतीत होता है कि यह वस्तु इतनी दूरी पर मौजूद है। तो बात समझ में आ गया होगा, तो आप इसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं सौर भट्ठी में। तो सौर भट्ठी में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणों को क्या करती है, यह एक जगह एकत्रित करती है। क्यों एकत्रित कर पाती है, क्योंकि यह कैसी दर्पण होती है, अभिसारी दर्पण होती है, अभिसारी दर्पण होती है, ठीक है। इसको अभिसारी दर्पण भी करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर हम कोई अवतल दर्पण देखें, ठीक है, अगर इसे बहुत सारी समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है, तो ये दर्पण से जब क्या होगी, परावर्तित होगी, तो किसी एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, फोकसित हो जाएगी, किसी एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, फोकसित हो जाएगी। जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, कि सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं।